नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम क्या करेंगे, अगर आप अपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस देखोगे तो उसका जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें फॉर्मेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, फिर नीचे अगर आप चले जाओगे तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसी पोर्शन के रिलेटेड जो पॉलिटी का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, उसी पोर्शन के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, लाइक SSC, CGL में, RRB, NTPC में, इवन की एक दो क्वेश्चन जो UPSC में आ चुके हैं, ताकि ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं इनका जो लेवल हो वो सिंपल टू मॉडरेट टू टफेस्ट लेवल हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें अगर क्वेश्चन आए तो जो वेरियस एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि आई होप कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं MCQ की सीरीज लेके आया हूं और इसी लेक्चर सीरीज के बेस्ड पे मैं और 2 लेक्चर लेके आऊंगा रिलेटेड टू द पॉलिटी कंपोनेंट, एंड देन वी विल स्विच टू अदर कंपोनेंट्स आल्सो कंपोनेंट वाइज। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगेगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगेगी तो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलो करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूं। आई होप कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीजें पता भी होंगी, और जिनको पता है वो रिवाइज कर लें, और जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जैसे कुछ अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हो तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर की जाए, मे बी वो आपको पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। उसी तरह मैं हर लेक्चर सीरीज में पहले 4 या 5 मिनट आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, दैट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। देन वी विल स्टार्ट MCQ। फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो आर्टिकल हमारा 15 था, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32, ये कुछ आर्टिकल थे जो रिसेंटली न्यूज में थे। अब हम देखेंगे कैसे न्यूज में थे। आर्टिकल 15 और 16 कैसे न्यूज में था कि जो हमारी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ हमारे पार्लियामेंट से, मींस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 103rd अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया। आप कहोगे कि सर ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप क्या बोल रहे हो। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, EWS। अब तो आपको समझ आ गया होगा, EWS मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो आपने सुना होगा अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन दी गई है, एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के रिलेटेड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बात नहीं की गई थी। तो अब उस चीज के रिलेटेड जो हमारी पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको डाला गया। क्लियर, आपको समझ आ गया आर्टिकल 15 और 16 क्यों न्यूज में था, रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और किस अमेंडमेंट के अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आ जाओ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 किसकी बात करता है, अबाउट 6 फ्रीडम्स और यू कैन से राइट्स। व्हाट आर दीज 6 फ्रीडम्स और राइट्स, कि आपने पढ़ा होगा सबने, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड वेरियस, ये कुछ 6 फ्रीडम्स थे इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर। अब आप देखोगे कि हमारा जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो लास्ट वाला है जिसमें है टू डू एनी ट्रेड और बिजनेस, कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर था। अब आपको पता है कि जैसे ही आर्टिकल 370 को हमारी J&K स्टेट से जब डिल्यूट किया गया, अब जो UT बन चुकी है, तो उसके बाद हमारे J&K में टोटली इंटरनेट शटडाउन हो चुका था। तो इंटरनेट शटडाउन होने के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच के जिन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट शटडाउन है, इट इज वायलेटिंग अवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू डू एनी ट्रेड
और बिजनेस और एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, इन दोनों को वायलेट कर रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू इंटरनेट है, राइट टू इंटरनेट ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। अब आप कहोगे, अगर आपको कहीं एमसीक्यू में आ जाए कि राइट टू इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, आपको 4 नीचे ऑप्शन दे देंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो यू शुड नो कि राइट टू इंटरनेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ओवरव्यू देना है। और आर्टिकल 32 आपको पता है किसके रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिलेटेड, ये भी रिसेंटली न्यूज में था, जो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत आप सभी को पता है, उनके रिलेटेड ये न्यूज में था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं स्टार्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अब इस एमसीक्यू में आप खुद अपनी तैयारी जो है आपकी अभी तक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, उस तैयारी को आप एनालाइज करो कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, और नीचे कमेंट बॉक्स पे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत है। और जो चीज आपको नहीं समझ आती नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताओ, अगले लेक्चर में मैं जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कहता है देखो एक चीज याद रखना, एक इस पॉइंट पे नॉट लिखा है यहां पे, ये नहीं पूछ रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करो तो इस चीज को हमेशा ध्यान पे रखना, नॉट वाले पोर्शन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ओह हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो पढ़ा हुआ है हमें, तो वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कि इनमें से कौन जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। अब देखो ऑप्शन ए के एम मुंशी है, ऑप्शन बी बी एन राव है या नहीं है, ऑप्शन सी अयंगर, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। अब इन सभी में से कौन सा ऐसा बंदा है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था? एंड करेक्ट आंसर इज बी एन राव। बी एन राव क्या थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। और इसमें आपको एक ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था, उस डेट को भी याद रखना, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हेन वाज ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है इन इंडिया हु इज कंसिडर्ड अबव द लॉ ऑफ कंट्री। कहता है इंडिया में अबव द लॉ ऑफ कंट्री किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को, फिर दूसरा ऑप्शन पीएम को, थर्ड ऑप्शन वेल्थी पर्सन ऑफ इंडिया को, एंड डी ऑप्शन नो ऑप्शन इज करेक्ट। आप मुझे बताओ, कहता है लॉ ऑफ कंट्री, लॉ ऑफ कंट्री कौन सा हमारा? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्री। कहता है क्या इंडिया में लॉ ऑफ कंट्री से किसी को अबव माना जाता है? प्रेसिडेंट को, पीएम को, वेल्थी पर्सन ऑफ इंडिया को, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। आप मुझे बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऊपर है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ ऑफ कंट्री। तो ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज दैट इज डी, नो ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, कहता है इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एज वन ऑफ द फीचर प्रोवाइडेड इन। कहता जो इकोनॉमिक जस्टिस है, कहता वो किस में प्रोवाइड किया गया? अगर आपको याद होगा, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पढ़े होंगे, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, और जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। क्या मतलब होता है इसका? पॉलिटिकल जस्टिस मींस कि आपको न्याय मिले, न्याय आपको इंसाफ मिले इन स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फील्ड। और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आपको इंसाफ, आपको जस्टिस मिले इन स्फीयर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। अब कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। अब कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है, जो ऑब्जेक्टिव, वो किस में प्रोवाइड किया गया है? प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स में। क्या प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है? बिल्कुल है। अगर आप पढ़ोगे प्रियम्बल तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें प्रोवाइड करना है जस्टिस, कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इट मींस प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है ना, तो प्रियम्बल तो सही है। अब बताओ फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात है? नहीं। फंडामेंटल राइट्स में किसकी बात है? पॉलिटिकल जस्टिस की। इट मींस ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रियम्बल में तो होता है इकोनॉमिक जस्टिस।
अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होता है, बिल्कुल होता है, दैट इज अभी हमने पढ़ा, इट मींस राइट ऑप्शन इज बी। सी ऑप्शन देखो आप, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपी, फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और डी नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सही क्या हुआ, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 उनमें किसके रिलेटेड बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। अब आपने अगर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो बिल्कुल अलग से टॉपिक लिखा है, इट मींस उसमें से ज्यादा आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता उसमें जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है जो बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, कहता उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जिक्र है, क्या उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, क्या उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, या इन दोनों का जिक्र है। देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो जिक्र है, बिल्कुल है, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी जो क्या करेगी, पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। आपको पता है कि जैसे एमएलए के इलेक्शन हो गए, एमपी के इलेक्शन हो गए, और दूसरी तरफ आ गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, ये जो इलेक्शन है ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो बी इज करेक्ट। सी देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, ये भी उसमें प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, तो ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसने फ्रेम किया था, आप मुझे बताओ किसने किया था। पहला ऑप्शन क्या है, प्लानिंग कमीशन, क्या प्लानिंग कमीशन ने किया था, नहीं ना। दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट ने बनाया था, नहीं। तीसरा ऑप्शन है वर्किंग कमेटी, और एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप मुझे बताओ किसने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसने फ्रेम किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कहता है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहता 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था। आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो उस वक्त हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल थे, और आज की डेट में हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स। कहता है जो 73rd अमेंडमेंट जो हमने यहां पे देखी और जो आपने पढ़ी भी हुई है, दैट इज द रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कहता उसके थ्रू कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था। पहला देखो 11th शेड्यूल, सेकंड देखो 9th शेड्यूल, सी देखो 8th शेड्यूल, एंड डी देखो 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल ऐड किया गया था ना, तो राइट आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता विच ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट ए पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम। कहता इनमें से कौन सा आर्टिकल ये इंश्योर करता है, ये प्रोटेक्शन देता है किसी भी पर्सन को कि उसको एक चीज के लिए 2 बार सजा ना हो, पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम। अब मुझे बताओ कौन सा इंश्योर करता है। आर्टिकल 20 अगर आपको याद होगा क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यही है। तो उसमें क्या था, एक आप नो डबल, एक आपने प्रोविजन पढ़ा होगा, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी क्या है कि अगर सपोज करो ये कोई इंसान है ए और ये है बी, अगर ए ने इस बी का मर्डर किया तो इसको जो भी सजा होगी वो, इसको सपोज कर लेते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट इट सपोज इसको 14 साल की सजा हो जाती है, तो ये 14 साल काट के जेल से बाहर आ जाता है। अब जैसे ये 14 साल काट के जेल से बाहर आएगा तो कल को ये नहीं है कि इसको ए को फिर उठा के ले जाएंगे कि भाई तूने इसका मर्डर किया, चल 14 साल फिर से काट। नो, कहते हैं कि नो पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम, कि उसको एक ही सजा के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। तो कौन सा आर्टिकल है ये प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 20। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन द पंचायत। कहता आपने देखा कि आपके सिलेबस में नहीं है कि लोकसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक मिनिमम एज होती है, राज्यसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक मिनिमम एज होती है, उसी तरह पंचायत के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अगर आपको पंचायत के इलेक्शन में खड़े होना है, वेदर एज ए पंच और एज ए सरपंच, तो एक मिनिमम एज होना जरूरी है। तो वो मिनिमम एज क्या है, 19,
25, 21 और 22। कौन सी मिनिमम एज है? राइट आंसर इज 21। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा, कि पंचायती राज जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मैं आप पे छोड़ूंगा ताकि मुझे पता लगे कि आप बिना गूगल के सर्च किए सीधा आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जो इस आंसर को हम डिस्कस कर लेंगे और भी एमसीक्यूज में लेके आऊंगा। अगर आप देखोगे कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर एक एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं। देखो, जो फॉर्मेशन पार्ट है उसके भी 1-2 एमसीक्यूज हैं, फंडामेंटल राइट्स के भी हैं, डीपीएसपी के भी हैं और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के भी हैं इसी तरह। और ये जो सारे एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे ये एक बार यूपीएससी में आ चुका है, तो कई क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं, कई क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, कैसे चल रही है तैयारी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको अगर ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं और अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से और नए लेक्चर आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।